नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी रंभा। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सोने से पहले मैं रंभा का मोबाइल जरूर मिलाता हूँ, 10 और 11 के बीच। सब्सक्राइबर नॉट अवेलेबल सुनने के वास्ते। लेकिन उस दिन वो उपलब्ध थी। इस वक्त कैसे फ़ोन किया सर? रेणु ने अभी फ़ोन पर बताया कविता की शादी तय हो गई है। अपनी खुशी को तत्काल काबू कर लेने में मुझे पल दो पल लग गए। रेणु मेरी बहन है और कविता उसकी बेटी। रंभा को मेरे पास रेणु ही लाई थी। भाई ये तुम्हारा सारा काम देखेगी, फ़ोन, ईमेल, डाक। हरीश पाठक से? रंभा हंसने लगी। तुम्हें कैसे मालूम? उनके दफ्तर में सभी जानते थे। रंभा ने कुछ महीने कविता की निगरानी में क्लर्की की थी। रंभा हमेशा ही कोई ना कोई नौकरी पकड़े रखती थी। कभी किसी प्राइवेट दफ्तर में रिसेप्शनिस्ट की, तो कभी किसी नए खुले स्कूल में अध्यापिका की, तो कभी किसी बड़ी दुकान में सेल्स गर्ल की। रेणु को रंभा कविता की मार्फत मिली थी। तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने बातचीत जारी रखनी चाहिए। रंभा की आवाज़ मुझे मरहम लगाया करती। कैसे बताती सर? बताती तो वो चुगली नहीं हो जाती क्या? ओह! मैं अंदर तक गुदगुदा गया। उसकी दुनिया बड़ी संकीर्ण थी। उसे मेरी दुनिया का ज्ञान केवल सतही स्तर पर था। अच्छा बताओ, मैंने पूछा, कविता की शादी पर मेरे साथ चलोगी? मेरी पत्नी मेरे परिवार में मेरी बहनों के बच्चों की शादी में नहीं जाती थी। यही क्या कम है जो आपकी 3-3 बहनों का आपके बगल में बैठकर कन्यादान कर चुकी हूँ। कुल जमा 30 वर्ष की उम्र में पिता को खो देने के बाद अपने परिवार में मुझे मुखिया की भूमिका तो निभानी ही पड़ती थी। क्यों नहीं चलूंगी सर? रंभा उत्साहित हुई। कविता जीजी का मुझ पर बहुत एहसान है। उन्हीं के कारण ही तो आपसे भेंट हुई। तुम्हारे परिवार वाले हल्ला तो नहीं करेंगे? मैंने पूछा। वो विवाहिता थी। 7 साल पहले उसके हेड क्लर्क पिता ने उसका विवाह अपने ही दफ्तर में नए आए एक क्लर्क से कर दिया था। और अब 6 साल की उम्र की उसकी एक बेटी भी थी, जिस पर उसके सास ससुर भी उसके साथ ही रहते थे। बिल्कुल नहीं सर। वे जानते हैं आपकी नौकरी मुझे शहर के बाहर भी ले जा सकती है। और तुम भी यही समझती हो मेरे साथ कविता की शादी में जाना तुम्हारी नौकरी का हिस्सा है? मैंने उसे टटोला। नहीं सर, मैं जानती हूँ सर, मैं समझती हूँ सर, आप मुझ पर कृपा रखते हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे सख्त मना कर रखा था। रंभा को कभी ये मालूम न होने पाए। उसके संसर्ग में रहने के कारण मेरी दवा की खुराक 50 mg अर्थात मिलीग्राम से 5 mg तक आ पहुंची थी। वो नहीं जानती थी कृपा करने वाली वो थी, मैं नहीं। अच्छा बताओ, इस समय तुम क्या कर रही हो? मैं कपड़े धो रही हूँ सर। इस सर्दी की रात में? इस समय पानी का प्रेशर अच्छा रहता है सर, और मेरी सास तो रोज ही इस समय कपड़े धोती हैं। आज उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, सो मैं धो रही हूँ। तुम्हारे पति कहाँ हैं? वे सो रहे हैं सर। दफ्तर में आज ओवर टाइम लगाया था, सो खाना खाते ही सो गए। शुरू में रंभा का पति उसे मेरी फैक्ट्री में छोड़ते समय लगभग रोज ही मुझे सलाम करने मेरे कमरे में आ धमकता था। फिर जल्दी ही मैंने रंभा से कह डाला था, अपने पति को बता दो, बिना मेरे दरबान की अनुमति लिए उसका मेरे कमरे में आना मेरे कर्मचारियों को गलत सिग्नल दे सकता है। वो यो भी मुझे खासा नापसंद था। शोचनीय सीमा तक निम्न वर्गीय और चापलूस। वैसे तो रंभा का दिखाव बनाव भी निम्न वर्गीय था। अटपटे छापेदार सलवार सूट, टेढ़ी मेढ़ी पट्टियों वाली सस्ती सैंडल और मन के जड़ा कैनवस का बटुआ। मेरी पत्नी अक्सर कहा करती थी, स्त्री की कीमत उसकी एक्सेसरीज परिभाषित करती हैं, और उनमें भी खासकर उसका बटुआ और जूता। तुम कब सोओगी? मैंने पूछा। लेकिन उसका उत्तर सुनने से पहले मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। सामने बेटी खड़ी थी। मालूम है, वो चिल्लाई, उधर मम्मा किस हाल में है? क्या हुआ? मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया और उसे मेज पर रखकर बगल वाले कमरे की ओर लपक लिया। रात में मेरी पत्नी दूसरे कमरे में सोया करती और बेटी तीसरे में। नौकर की संभावित शैतानी के भय से रात में हम तीनों ही के कमरे के दरवाजे अपने अपने ऑटोमेटिक ताले के अंतर्गत अंदर से बंद रहा करते। लेकिन हमारे पास एक दूसरे के कमरे की चाबी जरूर रहा करती। जिस किसी को दूसरे के पास जाना रहता, बिना दरवाज़ा खटखटाए ताले में चाबी लगा दी जाती और कमरे में प्रवेश हो जाता। पत्नी के कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला था और वो अपने बिस्तर पर निश्चल पड़ी थी। क्या हुआ? मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ था।
उत्तर में उसने अपनी आंखें छलका दी। ये उसकी पुरानी आदत थी। जब भी मुझे खूब बुरा भला बोलती, उसके कुछ ही घंटे बाद अपने आप को रुग्णावस्था में ले जाया करती। उस दिन शाम को उसने मुझसे खूब झगड़ा किया था, बेटी के साथ मिलकर, मेरी दूसरी बहन इंदु की टिकान को लेकर। इधर कुछ वर्षों से जब भी मेरी बहनें या उसके परिवार के सदस्य मेरे शहर आया करते, मैं उन्हें अपने घर लाने के बजाय अपने क्लब के गेस्ट हाउस में ठहरा दिया करता। आज इंदु जीजी को बाजार में देखा। पत्नी गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी, तुम्हारे ड्राइवर के साथ। हम पति पत्नी के पास ही नहीं, हमारी बेटी के पास भी अपनी निजी मोटर कार थी। बेशक उसकी वो मोटर कार मेरी ही खरीदी हुई थी, उसके दहेज के एक अंश के रूप में। हमारी इकलौती संतान होने के कारण उसके लिए हमने ऊंची ससुराल चुनी थी, किंतु उसने छठे महीने ही अपने पति से तलाक लेने का निर्णय कर लिया था और हमारे पास अपनी इसी मोटर कार में चली आई थी। स्टॉप, मैं चिल्लाया था। मेरे मनोचिकित्सक ने मुझे कह रखा था कि जब भी कोई नकारात्मक भावना मेरे मन को कचोटे, मुझे उस पर फौरन स्टॉप लगा देना चाहिए। नहीं, मैं स्टॉप नहीं करूंगी, बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। तुम्हारी बहन शहर में हो और मुझे खबर तक न मिले, क्योंकि मैं उसे तुम्हारे विकराल रूप से बचाना चाहता था। मैं मुकाबले के लिए तैयार हो गया। मेरे सेशंस के दौरान मुझे यह भी बताया गया था, जब गुस्सा आए तो उसे बाहर आने दो, उसे दबाओ नहीं। बल्कि मेरे मनोचिकित्सक का मानना था कि मुझे डिप्रेशन अर्थात अवसाद का रोग ही अपने गुस्से को लगातार वर्षों दबाए रखने के कारण हुआ है। मैं विकराल हूँ? पत्नी चीख पड़ी थी। और वो इंदु जीजी, नन्ही रेड राइडिंग हुड? पापा, बेटी भी पत्नी के साथ ऐंठ ली थी। आपने अंधे कुएं में छलांगा लगा रखी है। उन बहनों को आप अपने परिवार के ऊपर रख रहे हैं जिन्होंने बुरा वक्त आने पर आपके किसी भी काम नहीं आना। मुझसे तथा मेरे परिवार के सदस्यों के संग मेरी पत्नी और बेटी का व्यवहार लज्जाजनक था। बुरा वक्त तुम किसे कहती हो? मैं आपे से बाहर हो लिया था। मुझ पर जो वक्त आज बीत रहा है उससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा? क्या हो सकता है? अपना नाश्ता मैं नौकर से मांगता हूँ, दोपहर का खाना फैक्ट्री में खाता हूँ और रात का क्लब में। वो इसलिए क्योंकि आप एक बुरे कारखानेदार हैं, एक बुरे पति हैं, एक बुरे पिता हैं, बेटी ने जोड़ा। स्टॉप, मैं फिर चिल्लाया। उसने मुझे याद दिला दिया था, इधर कुछ वर्षों से मेरी फैक्ट्री दोबारा घाटे में चल रही थी। सन 1970 में मेरे पिता ने अपने कस्बापुर के पुश्तैनी ज़मीन को बेचकर इधर लखनऊ में एक साबुन बनाने वाला पुराना कारखाना खरीदा था और उसे नया नाम दे दिया था न्यू सोप फैक्ट्री, जो पूरी मरम्मत के बावजूद सन 1980 के आते आते गच्चा खाने लगी थी और नौबत यहाँ तक पहुँच ली थी कि लोग बाग उसकी नीलामी तक की बात करने लगे थे। ऐसे में मेरे भावी ससुर ने मेरे पिता को ऋण दिया था ताकि हम नई बॉयलर केतली, नया क्रशर, नया प्लॉडर, नया कटर खरीद सकें। बेशक वो ऋण उन्हें फिर कभी नहीं लौटाया गया था, उन्हीं के आग्रह पर। अपनी इस हठधर्मी बेटी को 1981 में मुझसे ब्याहने की अग्रभूमि तैयार करने हेतु। मम्मा का दिल डूब रहा है। बेटी की घबराहट उसकी आवाज़ में चली आई। मैंने डॉक्टर मल्होत्रा को बुलवा लिया है। सहसा मुझे लगा मेरा दिल भी डूब रहा था और अब मैं देर तक खड़ा नहीं रह पाऊंगा। मैं पत्नी के बिस्तर पर बैठ गया। वो निश्चल पड़ी रही, झल्ला कर दूर नहीं खिसकी। डॉक्टर मल्होत्रा के आने तक मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा, कमरे में उष्णता की तेज लहरें छोड़ रहे हीटर के बावजूद एक असह्य शीत झेलता हुआ। बेटी जरूर अपनी माँ से बात करने का प्रयास करती रही। मम्मा, आपको कुछ नहीं हुआ। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। मम्मा, मैं दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र पढ़ती हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा रमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। मम्मा, मैं हनुमान चालीसा से पाठ करती हूँ। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट नहीं झांके। बेटी के बोल पत्नी को जरूर छू रहे थे। उसकी आंखों के आंसू उसके गालों पर लंबी धारियां बनाते रहे थे। डॉक्टर मल्होत्रा ने आते ही मेरी पत्नी की नब्ज टटोली और फिर उसका ईसीजी लिया। इन्हें अभी अस्पताल ले जाना होगा, नब्ज बहुत धीमी है और दिल की हालत ठीक नहीं। इनके ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। कितना रुपया लेते चलें? बेटी ने मेरी तरफ देखा। इधर कुछ वर्षों से पत्नी अपने निजी खर्चे अपने घर में खुले बुटीक की आय से करने लगी थी। उसकी तैयार की गई पोशाकें अच्छी बिक जाया करती थीं, उसे अच्छी खासी आय प्रदान करने के लिए।
क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा क्या? मैंने डॉक्टर मल्होत्रा की दिशा में देखना शुरू कर दिया। क्यों नहीं, आप चलिए तो, हमें इस समय एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए। मोटर गाड़ियों में मेरी मोटर सबसे बड़ी थी। पत्नी को उसी की पिछली सीट पर लिटा दिया गया, बेटी की गोद में उसका सिर टिकाकर। बेटी के आग्रह पर डॉक्टर मल्होत्रा ने अपनी मोटर हमारे ही घर पर छोड़ दी और मेरे साथ अगली सीट पर बैठ गए। मोटर मैंने चलाई, लेकिन अभी हम रास्ते में ही थे कि बेटी चीखने लगी, रुकिए पापा, डॉक्टर साहब को मामा की नब्ज फिर से देखने दीजिए, उन्हें बहुत पसीना आ रहा है। डॉक्टर मल्होत्रा ने पहले अपने हाथ से मेरी पत्नी की नब्ज देखी, फिर अपने बैग में से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी मेरी पत्नी की आंखों पर फेंकी। उसकी पलकें निश्चल रहीं, झपकी नहीं। मुझे खेद है, डॉक्टर मल्होत्रा ने अपना सिर हिला दिया। मम्मा, मेरी मम्मा। अपने रुमाल में मुंह छिपाकर बेटी सिसकियां भरने लगी। मैंने मोटर घर की दिशा में वापस ले ली। घर पहुंचने पर अवसर मिलते ही मैं अपने बाथरूम में बंद हो गया। सर्दी के मौसम में ठंड का दाब सबसे ज़्यादा मेरे पेट को झेलना पड़ता, अतिसार के रूप में। बाथरूम से निकलते ही मेरी नज़र अपने मोबाइल पर जा पड़ी। मैंने उसे उठा लिया, रंभा का नंबर डिलीट करने के इरादे से, किंतु मेरे हाथ ने मोबाइल को कमांड दिया, कॉल। यस सर। रंभा ने अपना मोबाइल पहली घंटी पर उठा लिया। आप ही के फ़ोन के इंतज़ार में मैं तब से बैठी हूँ सर, वरना मेरे कपड़े सभी धुल चुके हैं। रंभा के हाथ में वो मोबाइल पकड़ाते समय मैंने उसे आदेश दिए थे। पहला, इसके बजने पर वही इसे सुनेगी और कोई नहीं, और न सुन पाने की स्थिति में वो इसे स्विच ऑफ के मोड पर रखा करेगी। दूसरा, वो इस मोबाइल से मुझे कभी कॉल नहीं करेगी। फ़ोन यदि बीच में कट जाएगा तो उस स्थिति में वो मेरे दोबारा फ़ोन करने की प्रतीक्षा करेगी जरूर। वो मर गई है, मैंने कहा। आप फिर मजाक कर रहे हैं सर, उसने ही छोड़ी। एक धक्के के साथ मुझे याद आया, मैं उसे पहले भी ऐसे कहता रहा था। और अगर ये मजाक नहीं है सर, तो कल मैं अपनी नौकरी बदल लूँगी, फैक्ट्री छोड़ दूँगी और बुटीक पकड़ लूँगी। मैंने अपना मोबाइल काट दिया। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई एक सारगर्भित कहानी, जिसमें बिना कुछ कहे उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।